आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि हमने अभी सीएम कंप्लीट कर लिया, गवर्नर कंप्लीट कर लिया, उसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट इसमें लास्ट स्टार्ट करना है स्टेट लेजिस्लेचर, फिर हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 168 से 212 तक, क्योंकि 214 से उसके बाद जो है वो क्या शुरू हो जाएगा, हाई कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 212 तक यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसेस, सारी चीजें जो है लिखी गई हैं। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सीधी सीधी सी आपको यहाँ पर याद रखनी है। किसी स्टेट में जो है दो बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो भारत की 28 की 28 स्टेट्स और हमारी जो है 3 यूनियन टेरिटरीज में। कौन सी है वो 3 यूनियन टेरिटरीज? वो यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। जबकि कुछ हमारी स्टेट ऐसी है जो कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे जरूरत है कि हम क्या बना दें, वहां पे जरूरत है कि हम लोग वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉडी को एस्टैब्लिश करें, तो वो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी टोटल 6 स्टेट्स में आज के समय में एग्जिस्ट करती है, जिनके नाम क्या क्या है आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। पहले जम्मू कश्मीर भी होती थी पर अब यहाँ पे नहीं है। तो 6 स्टेट्स में क्या पे है, क्या चीज है, बाई कैमरलिज्म। बाई का मतलब 2 हाउसेस हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव हाउसेस दोनों ही प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट, उसको हम क्या कहेंगे, बाई कैमरलिज्म। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिकैमरलिज्म। तो बाई कैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म को आपको याद रखना है। ठीक है, बाई और यूनि पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बाई कैमरलिज्म था, अब यहाँ से हटा दिया। अब देखेंगे भाई यहाँ पर सब स्टेट्स में बाकी यूनियन मतलब जो है यहाँ पर यूनिकैमरलिज्म है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे इसमें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पे सारे पीपल जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। पीपल ही इलेक्ट होते हैं बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 500, मिनिमम 60, याद रखिएगा। 60 से 500 एमएलए की संख्या हो सकती है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर ज्यादा होगी इसका मतलब कि वो स्टेट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस स्टेट को डिवाइड करने के प्रोविजंस को स्टार्ट फिर करवा दिया जाएगा। इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो हमारे ये पूरे प्रोविजंस हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 60 से 500 के बीच में ही हमेशा रहेगी, कई बार इसको कम भी और ज्यादा भी किया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन केसेस में 30 रखी गई है, जबकि मिजोरम और नागालैंड के केस में 40 और 46 भी रखी गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये आपको मैंने समझा दिया। और कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है, हटाना है, वो पार्लियामेंट करती है। देखो आप समझो, 169 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का क्या काम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या एबॉलिश करना या हटाना। तो देखिए हटाने का प्रोसेस या बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो बिल होगा वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले बिल वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो पास करेगी। कैसी मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। अब एक बार अगर स्टेट ने बिल पास कर दिया, फिर वो बिल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। और वो बिल पार्लियामेंट में कैसी मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। और जैसे ही वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, तब जाकर के हम एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, हम एबॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एमएलए के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा कंडक्ट करती है। ठीक है, पूरी जो एमएलए की पॉपुलेशन है, सारी चीजें हैं, वो स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। बाकी वही जो एमएलए के स्पीकर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होंगे वो कास्टिंग वोट यहाँ पे नहीं, कास्टिंग वोट होता है उनका पहली बारी में, वो भी वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें बस एक छोटा सा चेंज कर लीजिए, दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जम्मू कश्मीर भी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है। छोटा सा आपको ये चेंज करना है, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं करना।
ठीक है भाई, ये भी याद रखिएगा इसके अंदर। और साथ ही साथ एससी और एसटी की पॉपुलेशन के बेस पर भी यहाँ पर जो है वो एक दिया गया है कि एमएलए की सीट जो है वो रखी जाएंगी। खास बात यह है कि एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सिर्फ मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नर, असेंबली, काउंसिल, ठीक है। स्टेट का जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करते हैं, वहां पे लेकर के आते हैं, बजट लेजिस्लेचर में लेके आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। इससे सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, एबॉलिश खत्म नहीं होंगी। डिसॉल्व तो आप उनको बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि वो प्रोविजन है, डिसॉल्व तो उनको किया जा सकता है। बाकी एक याद रखिएगा, गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा, मैंने आपको डीपीएसपी में भी ये बात बताई थी। अब इसको समझिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको मैंने समझा दिया कि 60 से 500 के बीच में रहते हैं, पर कई बार ऐसा हुआ है कि 40 46 करके भी यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है भाई, याद करना है इसको आपने। बाकी सुचेता कृपलानी जो है वो पहली ऐसी वुमेन बनी है जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी है, यूपी की जैसे बनी थी फीमेल। वही यूपी की फीमेल गवर्नर कौन बनी थी, सरोजनी, ठीक है। ये तो था आपका पहला इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आता है वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप समझिए, देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, वो देखो, असेंबली के मेंबर्स तो कैसे आ गए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, असेंबली के मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्टेड हो गए, इलेक्ट करके चूज करके बना दिए गए। लेकिन जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते। काउंसिल के मेंबर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम पार्लियामेंट फिक्स करती है, और ये फिक्स करी भी गई है। देखिए, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 40 पे रखी गई है स्ट्रेंथ, मिनिमम 40 है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या रखी गई है, मैक्सिमम जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसका 1/3। जैसे जैसे अभी यूपी की बात करो, यूपी में 403 सीट है, तो 403 का 1/3 जितना भी होगा उतनी रह सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूपी की, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और कितने से कम नहीं, 40 से कम नहीं। ये आपको एक सिस्टम याद रखना है। तो ये जो लोग हैं जो मैं बता रही हूँ, ये आएंगे कहाँ से, ये पीपल कहाँ से आते हैं, देखिए, ये पीपल यहाँ से आते हैं। 1/3 उसमें लोकल बॉडीज से आते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि 3 ईयर से वो ग्रेजुएट किए हों वहां पर और उसी स्टेट में रहते हों। 1/12 टीचर्स होती हैं, लेकिन वो सेकेंडरी स्कूल से कम वाली टीचर्स नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल से अबव वाली टीचर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी नहीं चलेंगी, एक बार एक एग्जाम में आया था इससे क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने प्राइमरी लिख दिया, ठीक है। और 1/3 यहाँ पर एमएलए चूज करते हैं, जो कि एमएलए नहीं होते पर एमएलए और लोगों को चूज करते हैं, वो एमएलसी के लोग, ठीक है। और बाकी जो है सारे कौन चूज करते हैं, गवर्नर चूज करते हैं, जिनको किस चीज की नॉलेज होती है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये 5 जो है हमारी कैटेगरीज, उनमें से चूज किए जाते हैं, ठीक है। तो 5/6 जो है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐसे होते हैं, और 1/6 यहाँ पे बचे हुए गवर्नर नॉमिनेट करते हैं इन कैटेगरीज से। ये 5 कैटेगरीज आपसे पूछी जा सकती हैं, इनसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं। क्योंकि अभी तक आपने 4 पढ़ी है राज्यसभा की, है ना, पढ़ी है ना वो 4। अब उन 4 के अलावा ये आपकी और 5 पढ़नी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको मतलब बता दिया, आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 ही स्टेट में है, आर्टिकल 171 के तहत उसको बनाया गया है, 6 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, परमानेंट हाउस है, 6 ईयर्स के लिए रह सकती है, और नॉट लेस देन 40 होना चाहिए। जैसे यूपी है, यूपी की काउंसिल में अभी 100 मेंबर है, ठीक है। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दी है। और फिर उसके बाद ये आप लोगों से पूछा जा सकता है पूरा, अगर आप 60 डेज से भी ज्यादा एब्सेंट रहते हैं तो यहाँ पर आपकी मेंबरशिप कैंसिल करने का भी अधिकार है स्पीकर के पास। तो ये तो हुआ आपका पूरा यहाँ तक
स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल, ये सारी चीजें। अब हम इसके बाद आते हैं, जैसे हमने सीक्वेंस वाइज करते करते सुप्रीम कोर्ट कवर किया, अब हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट देखेंगे सब लोग। इंडिया में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के बिलो काम करता है। कितने हाई कोर्ट्स हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट्स आते हैं। पहली बार हाई कोर्ट 1862 में बनाए गए थे। एक एक्ट आया था जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, जिसमें 1862 में यहाँ पर हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में। और उसके बाद 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट इलाहाबाद में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब देखो आज के टाइम पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेट मी टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जाम में सीधा सीधा जो क्वेश्चन है हाई कोर्ट में किस टाइप का आता है। तो देखिए हाई कोर्ट से क्वेश्चन आता है कि आपसे स्टेट वाइज, अब हमें क्या लगता है कि इस हाई कोर्ट का कहाँ पे जूरिसडिक्शन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको वो लिखवा रही हूँ। 25 हाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन एग्जाम में खूब पूछा गया है। मेरे साथ सभी लोग वो लिखेंगे। जैसे क्या आता है ना, कि जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लो। अब राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो हमको क्या लगता है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट होगा वो जयपुर में होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। जो वहां की प्रिंसिपल सीट है वो जयपुर में नहीं है, कहाँ पे है? जोधपुर में। जबकि वही उसकी एक बेंच वो कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल सीट और बेंच। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको पूरे 25 हाई कोर्ट का लिखवा रही हूँ, सब लोग लिखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की का मेन हाई कोर्ट कहाँ है? उसका खुद का श्रीनगर में। उसके बाद लद्दाख का देखिए, लद्दाख का हाई कोर्ट खुद का कोई नहीं है, उसका भी श्रीनगर है। फिर आइए उसके नीचे पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉमन हाई कोर्ट है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ऐसा भी प्रोविजन है कि एक से ज्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड का अभी हाई कोर्ट है नैनीताल, लेकिन शिफ्ट होने वाला है कहाँ पे? हल्द्वानी में। तो ये एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है हाई कोर्ट शिफ्टिंग का। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? शिमला में। कोई बेंच नहीं है, अभी तक की कोई बेंच नहीं आई है, आएगी मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, अब राजस्थान का आपको मैंने लिखवा दिया है, हाई कोर्ट जोधपुर में है, बेंच बैठती है कहाँ पर? अलग से जयपुर में। फिर ऐसे ही गुजरात का, गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट उसकी कोई बेंच नहीं है अलग से। ठीक है, ऐसे ही अब आइए यूपी पर। यूपी का कहाँ पे है हाई कोर्ट? इलाहाबाद में, जो कि 1866 में एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन उसकी बेंच अलग से कहाँ बैठती है? लखनऊ में। ऐसे ही बिहार का पटना है, बेंच कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूपी बिहार के बाद अब साउथ की स्टार्ट कर लेते हैं। साउथ में आंध्रा से स्टार्ट करो। आंध्र प्रदेश की कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का नया बना है कहाँ पर? अमरावती में। वही तेलंगाना का क्या हो गया? हैदराबाद में। ठीक है, उसके अलावा साउथ का ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप लिखेंगे नेक्स्ट इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु की कहाँ है? चेन्नई हाई कोर्ट, लेकिन उसकी बेंच भी है कहाँ पर? मदुरई में। लिख लीजिए, मदुरई में उसकी बेंच भी लोकेटेड है। ऐसी पुडुचेरी, पुडुचेरी का अपना नहीं है कोई भी, वो कहाँ बैठते हैं? वही चेन्नई वाले, अलग से कोई नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का कहाँ पे है? कटक में, उसकी कोई बेंच नहीं है, कटक में है। उसके अलावा केरल का, केरल का जो है वो कोच्चि में है। ऐसे ही कर्नाटका का कहाँ पर है? कर्नाटका का है बैंगलोर में। और उनकी बेंच दो जगह बैठती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह बेंच है, कहाँ कहाँ पे है? एक तो है ग्वालियर में और एक है इंदौर में। ठीक है, सॉरी, ओके, सॉरी सॉरी, मैंने एमपी का बता दिया आपको। प्लीज इसको करेक्ट करिए, गलत मत लिखिएगा। बैंगलोर के अलावा बेंच बैठती है धारवाड़ और गुलबर्ग में। धारवाड़ और गुलबर्ग। ठीक है, ओके। केरल कर्नाटका सारे हो गए ना साउथ के हमारे।
यस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बॉम्बे या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है, बाकी इसकी बेंच भी बैठती है महाराष्ट्र की। कहाँ पे बैठती है? औरंगाबाद और नागपुर। ठीक है। गोवा की खुद की कोई नहीं है, वो भी बॉम्बे है, लेकिन उसकी बेंच बैठती है पणजी में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ऐसे ही एमपी, एमपी का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर। लेकिन बेंच कहाँ बैठती है? ग्वालियर, इंदौर। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सब लोगों को। झारखंड का कहाँ है? लिख लीजिए। सब 25 की लिस्ट बना लो अच्छे से। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको कैसी लगी है वो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। लिखिए भाई, झारखंड का कहाँ पे है? रांची में। उसी के अलावा छत्तीसगढ़ रहता है ना अभी अपना, तो लिखिए छत्तीसगढ़ का कहाँ पर है? लिखिए बिलासपुर। ओके, दिल्ली का तो दिल्ली में है ही, आप सभी लोग जानते हैं। अंडमान निकोबार का भी कोई खुद का नहीं है। अंडमान निकोबार का भी जुरिस्डिक्शन कौन सा है? कैलकटा। लेकिन होता क्या है कि पोर्ट ब्लेयर में उसकी खुद की एक बेंच भी है, तो ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। ठीक है भाई। बाकी आई थिंक हम लोगों ने एक एक साइड के कवर कर लिए, अभी नॉर्थ ईस्ट रहता है। एक बस वेस्ट बंगाल कवर कर लीजिए। वेस्ट बंगाल जो है उसके कहाँ पे है? कैलकटा का हाई कोर्ट है उसका खुद का। और उसकी बेंच कहाँ बैठती है? जलपाईगुड़ी। ठीक है। ऐसी लक्षद्वीप का खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोच्चि हाई कोर्ट में ही वो जाके बैठते हैं। अब हमारा बचा है पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में असम का हाई कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसके अलावा असम में ही नागालैंड के भी हाई कोर्ट है। नागालैंड का जो मतलब नागालैंड का खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो असम में ही जाते हैं। ऐसे ही मिजोरम का भी खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही उनका भी जुरिस्डिक्शन आता है। ठीक है। ऐसे ही असम का भी है और अरुणाचल प्रदेश। बाकी बच्चों का खुद का अपना हेडक्वार्टर्स मतलब अलग से है। जैसे अब मैं बात करूं, जो बच गए हैं, जैसे कि मणिपुर। मणिपुर का खुद का है, वो मणिपुर का कहाँ पे? इम्फॉल में। ऐसे ही मेघालय का खुद का है शिलोंग में। त्रिपुरा का खुद का है अगरतला में। सिक्किम का खुद का है गैंगटॉक में। तो याद हो जाएगा सभी लोगों को। अब इस तरीके से पूरा आप लोग यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा। सीधा सीधा आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। लर्न हो जाएगा सबको, ये सारे फैक्ट्स मैंने आपको लिखवा दिए। अपनी लिस्ट तैयार कर लेना अच्छे से इसमें पूरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था आपके हाई कोर्ट से जुड़े हुए सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, पूरे आपको यहाँ पर मैंने लिस्ट बनवा के लिखवा दी है। मेन मेन ये वाले हैं सारे। बाकी इसमें हम और नई नई चीजों को ऐड करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है, लिखते हैं हम साथ में, देखते हैं भाई आगे। तो हमारे जो हाई कोर्ट है यहाँ पर 214 से शुरू होता है, 231 तक कंप्लीट होता है पूरा। सारा कुछ लिखा गया है। हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करते हैं? हाई कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कोई अपॉइंट नहीं करता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सिर्फ अपॉइंट करते हैं। ये फैक्ट आपको याद करना है कि प्रेसिडेंट करते हैं। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि एनजैक बनाया जाएगा। बनाया था, बताया था ना मैंने, एनजैक। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स करने के लिए। बाकी एक से ज्यादा हाई कोर्ट सेम स्टेट के हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे 214 में हाई कोर्ट होना चाहिए। हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा अपनी स्टेट में, पूरी स्टेट में अपने तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह उसको जो है वो माना जाएगा। 216 में हर हाई कोर्ट में कौन होने चाहिए? एक चीफ जस्टिस होने चाहिए। बाकी और यहाँ पर जितने भी हो सकते हैं अलग अलग जजेस होते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 1098 जजेस हैं टोटल पूरे इंडिया में, हाई कोर्ट के। सिर्फ हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। बाकी जज जो होते हैं हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 62 इनकी रिटायरिंग एज होती है। मिनिमम एज कितनी होती है वो नहीं दिया हुआ है।
मैक्सिमम एज इज गिवन दैट इज 62। ठीक है। और जजेस जो है वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख करके, कभी भी। बाकी अगर कभी इनको हटाना है तो उसके लिए भी हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन को पास करवा के उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है। उसके लिए क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करवाया जाएगा। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बताया था, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, सेम वैसा ही है। बाकी उनके लिए यहाँ पर जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे कि जो पर्सन 10 सालों के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या फिर 10 सालों के लिए कभी भी उन्होंने एज अ जज कोई पोस्ट संभाली हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। ओनली द अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट। बाकी इनकी सैलरी CFS से आती है, CFI से नहीं आती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी नहीं आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी जो है उनकी वो आती है। ये भी आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी उनकी विड्रॉ की जाती है। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पे ये बता दूं, चाहे सैलरी उनकी स्टेट से आती है, पर उनकी जो पेंशन है वो CFI से आती है। पेंशन कहाँ से आती है, CFI से। जबकि जो सैलरी है वो स्टेट वाले फंड हर स्टेट अपने अपने हिसाब से देती है। जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, तो वो यूपी का हाई कोर्ट यूपी अपने स्टेट के फंड से पैसा देगी। ठीक है। जबकि पेंशन जो होगी ना वो इंडिया वाले फंड से आती है। याद हो जाएगा ना सबको ये चीज। ठीक है भाई। और रिट एनफोर्समेंट की पावर भी है, बताया ना 226 में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट एनफोर्समेंट की पावर है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स रिट एनफोर्समेंट की पावर आर्टिकल 226 में है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। यहाँ पे ओनली वर्ड को हटा दीजिए, ओनली नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी एडेड है। तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी, ऐसे यूटी हैं जिनके खुद के अपने हाई कोर्ट हैं। तो बाकी पार्लियामेंट अपनी एक्सटेंड भी कर सकती है पावर को। और कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट सबसे पहले बने थे 1862 में बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ठीक है। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर करते करते बहुत सारे हाई कोर्ट की फिर तो लिस्ट ही बनती गई, धीरे धीरे करके बहुत सारे हाई कोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश होते गए। यहाँ आपको आप कुछ देखेंगे आर्टिकल। सबसे पहला है हाई कोर्ट के लिए 214 आर्टिकल। फिर 215 हाई कोर्ट क्या रहेगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह रहेगा। 216 हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। 217 जजेस के लिए अपॉइंटमेंट। 218 219 जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को जो है ओथ कौन दिलवाते हैं, वो ओथ दिलवाने की पावर है गवर्नर के पास। और गवर्नर को ओथ कौन दिलवाते हैं, वो CJ ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं ना, उस पर्टिकुलर के चीफ जस्टिस वो दिलवाते हैं। ठीक है भाई, डन हो जाएगा ये भी। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सैलरीज वगैरह के बारे में, वो आपको मैंने बता दिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। एक जज को दूसरे जज के अगर ट्रांसफर वगैरह करना है वो भी पॉसिबल है। ठीक है। रिटायर्ड जजेस वगैरह इशू करना, रिट्स की पावर, पूरे ऑल ओवर हाई कोर्ट्स को देखना, सुपरिंटेंडेंस करके नजर रखना, ट्रांसफर करना केसेस को, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हाई कोर्ट के केस में। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है या डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पर गवर्नर की परमिशन के बाद बनाए जा सकते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और ऐसे ही एक लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट है। और लोक अदालत जितने भी हमारे केसेस पेंडिंग है उसमें एक आप कह लीजिए, इट इज द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। ये एक तरीके से डिस्प्यूट को सेटल करने का एक दूसरा मैकेनिज्म है लोक अदालत के नाम से। ये अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया गया इंडिया में, पहले तो होता भी नहीं था। गुजरात पहली स्टेट है जिसने लोक अदालत को स्टार्ट किया। ऑल्टरनेट तरीके से, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट को सेटल करना है और उसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ये लोक अदालत। ठीक है। कोई जो झगड़े होते हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा।
क्रिमिनल केसेस भी कई बार लिए जाते हैं लोक अदालत में। आपका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, आप उसके लिए फिर अपील नहीं कर सकते। अपील का प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। बाकी ग्राम न्यायालय एक्ट में यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के लिए पावर है। और साथ ही साथ रिटायरमेंट एज जो है वो 62 रखी गई है इसके अंदर। एज लिमिट फिक्स कर दी गई थी, पहले 65 थी, फिर 62 इसको कर दिया गया। मेरे हिसाब से ठीक भी है ना, क्योंकि 62 रहेगी तो बेटर रहेगा। अगर वो 3 साल आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी सर्व करना चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जो है वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। बाकी उनका एक बेंच है पोर्ट ब्लेयर में। 7 हाई कोर्ट है जिनके अलग से जुरिस्डिक्शन है, मैंने आपको लिखवाया भी है। एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरल का कहाँ पे है, लक्षद्वीप का में भी है ना। मद्रास का क्या है, पुडुचेरी। पंजाब हरियाणा आपको जानते ही हैं। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आप कंबाइन, जो मतलब अलग अलग हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश का अपना अमरावती में है, तेलंगाना का अपना हैदराबाद में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव अब कंबाइंड हो चुका है। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है ये कंबाइंड है। ठीक है भाई, ये कंबाइन करके है। ठीक है भाई, ये आपको याद करना है, ये आप लोगों से मैंने बता दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दोनों के अंडर आते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, मैंडेमस की दोनों के पास पावर है। ठीक है भाई, आर्टिकल 143 तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। प्रोहिबिशन और सर्शरारी की रिट लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने काम को सही रखने के लिए। पीआईएल लगा सकते हैं। पीआईएल लगा करके किसी भी जगह को आप अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप सोसाइटी को अप्रोच कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। बाबरी मस्जिद केस भी यहाँ पर आया था, डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बाकी जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करना है तो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। एग्जैक्ट सेम तरीके से आप रिमूव कर सकते हो जज ऑफ हाई कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया गया था। ठीक है, आर्टिकल सारे जरूरी नहीं है याद करना, इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है भाई, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपका हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट हमारी शुरू होती है इमरजेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, समझेंगे पूरी इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को। तो इमरजेंसी में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो लगती है। देखिए, इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक दी हुई है। इमरजेंसी आर्टिकल 352 में किसके बारे में दिया गया है, नेशनल इमरजेंसी। अगर कभी भी इमरजेंसी 3 चीजों की वजह से, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन की वजह से लगती है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इमरजेंसी। वो एक एरिया में भी लग सकती है, पूरे इंडिया में भी लग सकती है। सेकेंड इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है, इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं करा है, यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, कभी भी एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है या स्टेट उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से एक स्टेट को काम करना चाहिए, तो वहां के गवर्नर के रिकमेंडेशन पर वहां पे प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर अल्टीमेटली गवर्नर ही वहां पे काम देखेंगे। तीसरी होती है, कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो गई है इंडिया की तो वहां पे वो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पर आज के टाइम पे मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भी एक भी बार नहीं लगी है। जबकि जो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है वो स्टेट्स में बहुत ही बार लगाया जा चुका है। फर्स्ट स्टेट जहां पे ये लगाया गया था वो स्टेट का नाम है पंजाब। जबकि जो नेशनल इमरजेंसी है यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है 3 बार लग चुकी है। सबसे पहली इमरजेंसी यहाँ पे लगी थी जो कि 1962 में, चाइना वॉर के साथ। फिर 1971 एंड देन फिर 1975 में 3 बार यहाँ पे लग चुकी है। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हम लोकसभा का टेन्योर 5 साल से 1 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 साल एट अ टाइम बढ़ेगा। ठीक है,
उसके अलावा जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो सीधी सी एक बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 359 में लिखा है कि अदर फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होंगे, लेकिन 2021 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट इसके लिए कोई नोटिफिकेशन पास करते हैं। इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर हुई है, 1962, 71, 75 अंडर आर्टिकल 352। और ये जो है कैबिनेट की परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट को लगाने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट को याद रखिएगा, अगर ये परमिशन मिलेगी कैबिनेट की तभी वो लगा सकते हैं। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की फेलियर पे हो सकता है। बाकी इमरजेंसी लगाने के बाद प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा दी इमरजेंसी कैबिनेट की परमिशन पर, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होनी कंपलसरी है। ठीक है, और दोनों हाउसेज से पास हो जाएगी तो एक टाइम पे 6 महीने तक कंटिन्यू होगी, और आफ्टर एवरी 6 मंथ हमें यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है भाई। और अगर कभी भी इस टाइम पे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है इमरजेंसी के समय तो वो बनाया जा सकता है, इजीली है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको याद रखना है। और कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट ही पूरा टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में देखना, सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पूरा अधिकार है। ठीक है भाई। और प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, याद रखिएगा। इन सबसे सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी देखो इमरजेंसी में आज तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो पहले जो एक वर्ड है वो यूज किया जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इसकी जगह नया वर्ड आ चुका है, आर्म्ड रेबिलियन। कब आया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर कभी गवर्नर जो है स्टेट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेल कर जाता है तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे रिकमेंड किया जा सकता है। ठीक है भाई, यही आपको इसमें पूरा याद रखना है। ये था आपका इमरजेंसी के बारे में पॉइंट्स। अब हमारी शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए हमारे इंडिया में क्या एग्जिस्ट करती हैं, बॉडीज बनी हुई हैं बहुत सारी। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसी बॉडीज जिनका मेंशन स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली लिखा गया है। एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं गई है लेकिन फिर भी जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर बॉडीज जो है वो बनी हुई है। देखिए सबसे पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में लिखा गया है, जो कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वो अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से पूरा अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के हिसाब से, जो कि री एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए भी। पूरा टैक्स कलेक्शन देख करके सारा काम देखते हैं। और अभी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। अभी चल रही है 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन है एन के सिंह। ठीक है, 14th के थे वाईवी रेड्डी। ठीक है भाई, एनके सिंह अभी यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 280 के हिसाब से इनका सीधा सीधा ये काम होता है कि जो भी टैक्सेस आए हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होनी चाहिए। सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। देखो जैसे एक टैक्स आया, टैक्स को सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया, अब स्टेट में भी तो आगे इसको डिवाइड करना है ना, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, टीएसी, एडीसी, इन सब में डिवाइड करना होता है। ये जिम्मेदारी स्टेट फाइनेंस कमीशन की होती है। समझ रहे हैं सब? तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी इनका काम होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी रेवेन्यू आया है स्टेट्स के पास सारा कुछ चेक करना, सीएफआई से सारी चीजों को देखना। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी फाइनेंशियल मैटर उनको रेफर किया है तो उस फाइनेंशियल मैटर पर पूरा एक
सब चीजें बताना, फाइनेंशियल मैटर पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सारी चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर जो है इन्फॉर्म करने की भी इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 280 जो है, उसी में सारा कुछ लिखा है, आफ्टर 5 इयर्स, एवरी 5 इयर्स ये अपॉइंट की जाएगी। ठीक है भाई। तो फाइनेंस कमीशन की जो एडवाइजेस होती हैं सारी, वो अपनी जो पूरी रिपोर्ट होती है, वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट आगे कहाँ पे लेके जाते हैं? पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस के सामने। और फिर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है सारी चीजें क्या क्या कैसे रहेंगी। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, बाकी ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 243 में स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, जो कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी सबके लिए यहाँ पे देखती है आफ्टर एवरी 5 इयर्स। आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 280 में पूरा लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अंदर जो है टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, वो सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई। ये सब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट सारी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारी जो है, पहले मैं आपको जो है यहाँ पर बॉडीज कंप्लीट करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी। ठीक है। पहले जो मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, वो मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, फिर मैं आपको इसके अलावा जो है ना बॉडीज, उनको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे। एक तो हमने कर ली यहाँ पर। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास इलेक्शन कमीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 323 से 324 से लिखी गई है। ठीक है। जो पार्लियामेंट, स्टेट के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। ये इनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है, जो कि जरूरत भी है, राइट। ये सारी जिम्मेदारी है और ये पूरा इसको संभालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बॉडी होती है, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट दोनों के ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है। एक्चुअली में जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन थी, वो 1950 में बनाई गई। किसके कहने पर? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है सुकुमार सेन। ठीक है। पहले एक ही मेंबर हुआ करते थे, सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन। लेकिन जब से वोटिंग एज 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जब से वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई, बर्डन बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो काम बढ़ने की वजह से, बर्डन बढ़ने की वजह से यहाँ पर 2 पर्सन को और ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। तो आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसी बॉडी हो चुकी है? वो हो गई है यहाँ पर 3 मेंबर, या फिर यू कैन से इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है। मल्टी मेंबर बॉडी सब समझते हैं। सीधे यहाँ पर 3 तरीके से जो है यहाँ पर बॉडी जो है वो बनाई गई है। इसके अंदर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपको सबको समझना चाहिए और लर्न करना चाहिए। इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी की जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सबकी पावर, सैलरी, अलाउंसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है। इनका टर्म भी 6 इयर्स और 65 इयर्स होता है, वही सेम टर्म भी इनका रखा गया है, दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 तक इनके बारे में पूरा दिया गया। अब यहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 324 वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर्स आती हैं, और ये सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 326 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन का बेसिक इंपॉर्टेंट काम आप देख सकते हैं, पूरा प्रेसिडेंट करते हैं सारी चीजों को। इनका ईयर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे फैक्ट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है। वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, जितने भी यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं, करवानी होती हैं, वो सारे इलेक्शंस को भी कंडक्ट करवाया जाएगा, सारा सारा काम देखा जाएगा इनके द्वारा। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही यहाँ पर कंडक्ट करवानी होती है। इवन अगर किसी भी सिंबल देने होते हैं ना, सिंबल का भी यही काम करते हैं। इवन ये भी बताते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी है। ये सारे काम भी यही बताते हैं। ठीक है।
बाकी पहली बार जो ये बॉडी है वो 25 जनवरी को एग्जिस्टेंस में आई थी, और इसीलिए तब से जो है नेशनल वोटर्स डे भी इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। बस ये सारे काम देखती है, बस ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट नहीं करवाती है। उनके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन 1992 में आर्टिकल 243 के तहत इसको सेपरेटली बनाया गया है। लर्न हो जाएगा सब लोगों को फिर से ये चीज, ये भी आपसे जो है सीधा पूछा जा सकता है। राइट एवरीवन, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये थी हमारी नेक्स्ट बॉडी। अब यहाँ पे बहुत सारी टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बनाई गई हैं वो आरपीए एक्ट 1951 के तहत पूरी बनाई गई है। आर्टिकल 324 में भी लिखा हुआ है 4 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, उसके अलावा रेडिकल, लिबरल, अलग अलग टाइप की होती है। देखिए अपने इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है, अपने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि वन पार्टी सिस्टम चल रहा है और एक ही पार्टी रूल कर रही है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इंडिया में कि कोई ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा होता तो फिर तो वही डेमोक्रेसी किस बात की रह गई, है ना भाई, समझते हैं ना इस चीज को सब लोग। तो ये तो है नहीं अपने इंडिया में। उसके अलावा मैं बात करूं अगर, जैसे जैसे यूएसएसआर और बाकी अदर कंट्रीज है ना, वहां पर यही सिस्टम है। अगर मैं बात करूं टू पार्टी सिस्टम, तो बिल्कुल यूएसए और ब्रिटेन में टू पार्टी सिस्टम चलता है। जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है कहाँ पर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इंडिया। राइट, मल्टी पार्टी है, अपने यहाँ बहुत सारी पार्टी सिस्टम है। तो अपने इंडिया में आप, अगर मैं स्पेशली बात करूं कि पार्टी का सिस्टम कैसा है, तो आप जानते हैं यहाँ पर अपने इंडिया में बहुत सारे सिस्टम जो हैं, काफी सारे डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 52 स्टेट पार्टीज, 8 नेशनल पार्टीज थी, अब तो ये इंक्रीज हो गई है, और इतनी सारी अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कांग्रेस, जनता दल, अब बीजेपी जो है काफी समय से रूल कर रही है। तो कुछ क्राइटेरिया होता है क्या नेशनल पार्टी बनने का? बिल्कुल, क्राइटेरिया होता है। आपको क्या करना होगा, आपको जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वैलिड वोट्स को पोल करना होगा, या फिर ठीक है साथ में आपको 4 सीट जीतनी होगी लोकसभा की किसी भी स्टेट में से। ठीक है, और आपको कम से कम यहाँ पर जनरल इलेक्शन में 2% सीट जीती हो, और या फिर आप किसी स्टेट पार्टी में, 4 स्टेट्स में एटलीस्ट आप स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप क्या बन सकते हैं उस क्राइटेरिया में, यू कैन बिकम नेशनल पार्टी का आपका क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है कि आप ऐसे नेशनल पार्टी बन सकते हो। वैसे ही स्टेट पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया होता है? स्टेट पार्टी कौन बन सकता है? अगर कभी भी 6% वैलिड वोट्स आप ले लेते हो, ठीक है, या फिर आप एक सीट जीत जाते हो लोकसभा से, तो उस टाइम में भी आप यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है ना भाई, इस तरीके से भी आप यहाँ पर, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये था आपका यहाँ तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग देख लीजिए। जैसे इन्होंने सिंबल्स वगैरह देने शुरू करे। नेशनल वर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश रूल के टाइम पे आया था। कांग्रेस वर्ड जो है वो दादा भाई नारोजी लेके आए थे। दादा भाई नारोजी इस वर्ड को लेके आए थे। दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप सभी लोग इनको जानते होंगे, सबने कभी ना कभी यहाँ पर सुना ही होगा। एनसीपी, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर ने बनाई थी। 18 से ऊपर सभी को यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तेलुगु देशम पार्टी रीजनल पार्टी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से पहले बने थे। पहले प्रेसिडेंट जो है उनके बीजेपी के बनते हैं, फिर आगे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई। ठीक है, इस तरीके की कुछ पार्टीज के नाम है जो आप यहाँ पे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरा पूरा लर्न कर लो, इनको सिर्फ एक छोटा छोटा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अपने इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर्टिकल 243 से 351 तक लिखी हुई है। बाकी हमारा 8 शेड्यूल भी है
जो पूरा का पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। तो ये 22 लैंग्वेजेस और 14 का क्या सीन है? देखिए, 14 पहले से थी, फिर एक ऐड हुई, फिर तीन ऐड हुई, फिर चार, और ऐसे करते करते 22 हो गई। अब ये एक कौन सी ऐड हुई? सिंधी। ये तीन कौन सी ऐड हुई? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। ये चार कौन सी ऐड हुई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये चार ऐड हुई, ठीक है भाई, ये आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो बची है वो सारी 14 है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, सॉरी नेपाली नहीं हुई है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 थी, आप इसमें नोटिस कीजिए इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सिंधी को कब ऐड हुआ? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, याद करना पड़ेगा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st 1992, जस्ट बिफोर पंचायत वाले एक्ट से। बोडो जो कि असम में बोली जाती है, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में, मैथिली जो कि बिहार में, संथाली जो कि झारखंड में। इसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ऐड किया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है सारी की सारी ये आर्टिकल्स भी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है, आर्टिकल 343 में, कि जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी। कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है ये वाली लैंग्वेज जो है वो इंडिया में रहेगी। उसके अलावा 344 में प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर कोई भी कमीशन को यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये सब बताया था कि लैंग्वेज के बेस पे हमारे भारत में सारी स्टेट को डिवाइड किया गया था, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े हुए आपको यहाँ पर तीन आर्टिकल्स याद कर लो, 343, 344, और एक मैं आपको बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का है यहाँ पर कि भाई कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली जो है यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का जिक्र। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो कौन सी, हाई कोर्ट और बिल्स और एक्ट्स के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज की जाएगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। ये आपकी कुछ लोकल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। देखिए, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अभी मैं वापस आ रही हूँ, जो मैंने पीछे स्किप किया था, यहाँ तक किया था ना हमने, ये वाला आप देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन तक मैंने आपको करवाया था, उसके बाद ये है। तो अभी जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो मैंने आपको फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, एक यूपीएससी भी होती है, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसके अलावा जो अब मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ आपको, वो हमारी कौन सी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वो सारी वो बॉडीज हैं जो जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, बट स्टिल वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है, देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है ना, वो भी दो होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी वो होती है जो पार्लियामेंट ने पास करी है किसी एक्ट के थ्रू, और नॉन स्टैट्यूटरी होती है जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने मिल करके पास की हुई है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जोनल काउंसिल पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी में जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसको बनाया गया था, जोनल काउंसिल को पांच एग्जिस्ट करती है, 1956 एक्ट के तहत बनाई गई थी। फाइव है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा कि मैं आपको लिखवा देती हूँ पूरा। नॉर्थ में क्या क्या कंप्लीट आएगा? नॉर्थ जोनल काउंसिल में लिखिए मेरे साथ, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, साथ में राजस्थान। हेडक्वार्टर्स दिल्ली। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में ये सब आएगा। सेंट्रल जोनल काउंसिल में याद रखिएगा यूपी, उत्तराखंड, क्योंकि यूपी उत्तराखंड पहले एक ही हुआ करते थे इसलिए यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ ये सब आएगा। ऐसे ही वेस्ट में आप सोचिए क्या क्या आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है। ऐसे ही साउथ में क्या आएगा। साउथ के अंदर तो सारी साउथ की हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। बाकी लक्षद्वीप इसमें नहीं आएंगे। लक्षद्वीप सिर्फ यहाँ पर एक एज अ गेस्ट के रूप में जाते हैं। और बाकी बच गया ईस्ट में। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। याद हो जाएगा सब लोगों को। याद रखिएगा सेंटर और स्टेट में बेटर रिलेशंस को करने के लिए जोनल काउंसिल जैसी बॉडी बनाई जाती है। और ये जोनल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के होम मिनिस्टर। ठीक है भाई। ये सारे फैक्ट। इसमें नॉर्थ ईस्ट कहीं नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा वो अलग से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, जोनल काउंसिल में नहीं है। 1972 में बना था जिसके हेडक्वार्टर्स शिलोंग में है। दिसंबर 2022 में उसको 50 साल कंप्लीट हो गए थे, तो शिलोंग में इसकी बहुत बड़ी एनिवर्सरी मनाई गई थी। वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, सबको ऐसी चीजें लर्न हो जाएंगी ना। ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको को लिखना है, लर्न करते जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं जिसमें सारी पावर्स का डिवीजन दिया हुआ है। और सब कुछ उस हिसाब से चलता है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। और जो बचे हुए आइटम्स है उसको रेसिडुअरी लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है भाई। ये सब भी आपको याद रखना है। पब्लिक अकाउंट में ये चीजें आती हैं, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है भाई, सारा लर्न हो जाएगा ये वाला सबको। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नीति आयोग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग। नीति आयोग भारत में जो है कब बनाई गई है, अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है। एक्चुअली में सबसे पुरानी प्लानिंग कमीशन चल रही थी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। पहले प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, 5 ईयर प्लान्स को फ्रेम करती थी। उस 5 ईयर प्लान्स के बाद यहाँ पर नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरीके से जो है एक बॉडी यहाँ पर बनाई गई है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है। यहाँ पर जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक का सीधा सीधा मीनिंग है कि सोचने विचारने का एक टैंक है। बाकी इसके अंदर जो है एक बेसिकली इनका काम है कि प्रॉपर्ली सजेशंस यहाँ पर देने हैं। पूरा सजेशंस की इनकी जिम्मेदारी है। ये पूरा यहाँ पर सजेशंस के हिसाब से सारी चीजें करते हैं। बाकी इसमें जो है आपको पूछा जा सकता है कि इनकी और क्या क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं क्या है इनकी और चीजें। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन अभी सुमन बेरी है, सीईओ अभी परमेश्वर अय्यर है, इनसे पहले अमिताभ कांत हुआ करते थे। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का काम है इसका। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सीधा मीनिंग होता है कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। कोऑपरेशन क्या चीज होती है, जैसे हम लोग पूरा जो भी हमारा प्रॉपरली फंक्शनिंग है, दो स्टेट्स के बीच में प्रॉपर रिजल्ट करना, दो स्टेट्स के बीच में किस तरीके से सॉल्यूशन लेना है, तो वो सारी चीजें ये यहाँ पर डिसाइड करती है। तो इसका काम ही क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। पूरा इस पे से क्वेश्चन बन सकता है। और प्लानिंग कमीशन पहले थी जिसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और प्राइम मिनिस्टर ही जो है दोनों के यहाँ पर हेड होते हैं। ठीक है, काम क्या है, इससे पहले एनडीसी भी हुआ करती थी, एनडीसी भी बनाई गई थी। इसका काम क्या था, पूरा इवैल्यूएशन करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। जो भी प्लानिंग कमीशन प्लान बना रही है
उसको पूरा चेक करना, उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर देखना, पूरे इकोनॉमिकली सोशली फैक्टर्स को यहाँ पे जज करना, वो सारी चीजें इनको इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो अब एनडीसी भी है, एनडीसी आपको याद रखना है, एनडीसी पे सीधा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। बाकी नीति आयोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम नीति आयोग करती रहती है हमेशा। फिर हमारी बॉडी आती है लोकपाल एंड लोकायुक्त। एक्चुअली में जो है लोकपाल, इसका बेसिक काम है कि भाई जो भी करप्शन हो रहा है, करप्शन से डील करने के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। करप्शन से जुड़ी हुई सारी चीजें डील करता है लोकपाल लोकायुक्त। ये जो टर्म है लोकपाल, ये लेकर के आए थे LM सिंघवी, इस टर्म को लेके आए थे। उसके बाद पहले तो है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, स्वीडन में। स्वीडन में इसको क्या बोला जाता है, ऑम्बड्समैन। स्वीडन में ऑम्बड्समैन वर्ड यूज करके पूरा बनाया जाता है। पहली बार ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसके बारे में जानकारी दी थी। उस तरीके से लोकपाल करप्शन के लिए एंटी करप्शन मैन के रूप में इनको बनाया गया है। और इनको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसमें CGI, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलकर के इसको पूरा चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लोकपाल बिल जो है पहली बार 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर पास नहीं हुआ था। उसके बाद कई कमिटीज आई, वोरा कमेटी, राजा मन्नार कमेटी, फिर फाइनली जो है इसको यहाँ पर बनाया गया। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। ये सारी चीजें आपसे लोकपाल के ऊपर पूछी जा सकती है, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल यहाँ पे है और लोकायुक्त अलग से याद रखिएगा, एंटी करप्शन मैन। अभी हमारे जो लोकायुक्त है वो RK मोहंती है, और पहले लोकायुक्त 2019 में बने थे। याद करो, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने जिसके लिए प्रोटेस्ट किया था, ये वही बिल है। और 2019 में जो बनाए गए थे पहले, वो थे PC घोष। अब यहाँ पे नेक्स्ट बॉडी आती है, यहाँ पे शुरू हो जाएगी NHRC। यहाँ पे देखेंगे सब लोग, नेक्स्ट बॉडी है NHRC। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये बनाई गई थी, पहली बार 1993 में बनाई गई थी ह्यूमन राइट्स के रूप। यहाँ पर 12 अक्टूबर 1993 में पूरे यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर, सब लोगों से मिल करके यहाँ पर NHRC के चेयरमैन बनाए जाते हैं। और ये कंपल्सरी है कि 1/3 मेंबर उसमें विमेन होने चाहिए। ठीक है भाई, ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। NHRC सीधा सीधा इसमें आएंगे। और ऐसे ही स्टेट HRC भी होती है। NHRC को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ऐसे ही SHRC का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, सारी गवर्नर। NHRC में जरूरी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही पूरा हेड बनेंगे, और SHRC में सुप्रीम हाई कोर्ट के जज होते हैं। ऐसे ही एक हमारी CIC होती है, चीफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनका भी टाइम पीरियड आप देख लीजिए। ठीक है, सैलरी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। और आर्टिकल 315 UPSC और PSC के ऊपर बात करता है। सारे के सारे कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। और वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा तो कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। याद हो जाएगा सब लोगों को यहाँ तक चीजें। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें जो है आपसे लोकपाल और NHRC, UPSC, इनके ऊपर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। जो जो मैंने बताया आप इसको भी रीड कर सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको वैसे ही समझा दिए हैं, तो अभी आप उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही हमारी एक और बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कई लोग उसको क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं, तो याद रखिएगा क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया नहीं है। इसको 1963 में बनाया गया था एक कमेटी के कहने पर। कमेटी का नाम है संथानम कमेटी। आपने स्वरण सिंह पढ़ी, सरकारिया पढ़ी, अब संथानम भी पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद जो है CBI को बना दिया गया, और CBI यहाँ पर एंटी करप्शन एक्ट लेकर के आई, और 1964 में फाइनली एस्टैब्लिश करवा दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आगे की। देखें यहाँ पर, पहली बार अगर मैं PSC की बात करूं, पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू बोली गई थी। और 90 यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में बना दी गई। मिसेस रोस M बेथू फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी UPSC की। बाद में इसका नाम फेडरल PSC रख दिया गया,
और फिर यूपीएससी ही बन गई, प्रॉपरली यूपीएससी बन गई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर किया था उनका नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वो रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ लगते हैं, ठीक है, रिलेटिव में। तो बताइए जरा, फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे जिन्होंने सिविल का एग्जाम क्लियर किया था, आईसीएस का। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी बॉडी सारी यहाँ तक। ये हमने ऑलमोस्ट सारी बॉडीज कवर अप कर ली हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कवर कर लिया था हम लोगों ने, फैक्ट्स देख लिए। ठीक है, ये पार्टीज की लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने देख लिया। तो इस तरीके से आपको सारा याद करना है। ये सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट समझना है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। अब हमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में सारी चीजें यहाँ पर आप देखते जा रहे हो, अब मैं यहाँ पर आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूरा समझाती जाऊंगी। ठीक है, देखिए, अब इंडिया में पंचायत का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले नहीं थी। सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल 40 में क्या लिख दिया गया, देयर शैल बी अ विलेज पंचायत, बस लिख करके छोड़ दिया, आगे लिखा ही नहीं, इतना लिख के छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है, अब पंचायत जो है उसके बाद जो है यहाँ पर एक कमेटी आती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी के सजेशंस पर राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट पहला ऐसा स्टेट बनता है जो इस पर्टिकुलर डेट को जो है यहाँ पर पंचायत की स्कीम को अडॉप्ट करता है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश भी अडॉप्ट करता है, फिर बहुत सारी कमेटीज आती जाती हैं। एंड फाइनली यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक डिटेल में सारी चीजें लिखी जाती है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको वो भी याद रखने हैं कि कौन कौन सी कमेटी जो की है जुड़ी हुई थी। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बैक्स टीजी की फॉर्म में। सबसे पहली कमेटी जो पंचायत से जुड़ी हुई थी उसका नाम क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर आई थी अशोक मेहता कमेटी। फिर आई थी जीवी के राव कमेटी। फिर आई LM सिंघवी, ठीक है, वो ऐसे याद कर लेना। फिर आई हंगन कमेटी और लास्ट आती है गडगिल कमेटी। बैक स्टेज की फॉर्म में इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल जाती है एंड पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाता है। लर्न हो जाएगा सबको यहाँ तक, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद पंचायत से जुड़ी हुई और चीजें देखेंगे मेरे साथ। पंचायत जो है ना, यहाँ पर यहाँ देखेंगे, पंचायत जब ऐड किया गया तो उसमें 11 स्केड्यूल्स थे जिसमें पंचायत रूल बना सकती है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, 29 पॉइंट्स थे 11 स्केड्यूल में जिसमें पंचायत रूल बनाएगी। इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग से 6 साल तक, सॉरी 5 साल तक। और पूरा पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मनी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी जो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी, जो इस पे पूरा काम देखेगी। ग्राम, इसके 3 टियर होंगे, ठीक है। पंचायत के अभी 3 टियर है, सबसे नीचे की तरफ है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बाद जो है कौन सी बनाई जाएगी यहाँ पर, जैसी ग्राम सभा में मतलब सरपंच होंगे हेड करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर पंचायत समिति होगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। उसके बाद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जिला परिषद 3 टियर यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बलवंत राय मेहता, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न डे पंचायती राज सिस्टम। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पहली बार LM सिंघवी ने दिया था, थंगन कमेटी ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो, और धीरे धीरे करके करते इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। ठीक है भाई, ये सब सिर्फ आपसे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और अशोक मेहता कमेटी भी है यहाँ पर। तो बेसिकली सारी कमिटीज जो मैंने आपको बता दी है, आप उसको लर्न कर लीजिए। सारी कमिटीज मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है। बाकी आर्टिकल 243 में पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है। आर्टिकल 243 में सारा डिटेल दिया गया है कैसे कैसे यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 यहाँ पर पूरा है। और ऐसे ही हमारा आर्टिकल 243 डी है, जो कि ये कहता है कि विमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 1/3 हर लेवल के ऊपर। मिनिमम एज अगर आपको पंचायत के इलेक्शंस लड़ने हैं तो क्या होनी चाहिए, 21 ईयर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी एक्ट है। जैसे कि अभी पंचायत तो रूरल हो गई, ऐसी अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी काम करती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर 1992 का है, और पंचायत के लिए 73rd है। लेकिन पता है पंचायत एग्जिस्टेंस में कब आई थी? पंचायत एग्जिस्टेंस में 24 अप्रैल 1993 को आई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायत डे। याद हो जाएगा सबको, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको आपको पता ही है कि आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग जानते हैं यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन इस पे एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बाकी देखिए, आज पंचायत से जुड़े हुए हमारे आर्टिकल्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के ऊपर मैंने बताया ना, अभी यहाँ पर रहती है, ड्यूरेशन रहती है 5 सालों के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ग्राम पंचायत सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और इस तरीके से रिजर्वेशन भी दी जाती है। इवन एससी एसटी के लिए भी है। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई है। और उसके बाद पंचायत में जो है, इस पूरे एक्ट में और ज्यादा चीजों को कवर करने के लिए, स्केड्यूल्ड एरियाज को कवर अप करने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा को पावर दी गई है। और ये एक्ट आया था, पीसा एक्ट कहते हैं उसको, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज। बेसिकली गोल है पंचायती राज का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज करने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है भाई, तो ये भी आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है। ये सब मैंने आपको जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, तो अब बस आप इसको पढ़ लीजिए, लर्न हो जाएगा आराम से आप लोगों को इस चीज को, है ना, सबको समझ में आ जाएगा यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ये पंचायत के एक्ट के बारे में जो लिखा हुआ मैं आपको पूरा समझा ही चुकी हूँ, उसी को याद करना है। बाकी कुछ क्लासेस के लिए अलग से रिजर्वेशन यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे कि कईयों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है लेजिस्लेचर में, और किसी सर्विसेज में, पोस्ट में, एजुकेशन लेवल पे अलग से नेशनल कमीशन बनाई गई है। जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं, तो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, आर्टिकल 338। ठीक है, 338 ए और 338 बी, इसके तहत जो है अलग से बनाई भी गई है। ठीक है, कमीशन जो है सेपरेटली बनाई जाती है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको 338 ए बी और सी यहाँ पर मिल जाएगा। ये क्या ना, यहीं पर ही। ठीक है, बस थोड़ा बस याद रखिएगा इसको, इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो इस पूरे को। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई गई थी यहाँ पर अलग से सेपरेटली। ठीक है, ये सारी कमीशंस आप लोगों से पूछी जाती हैं। बैकवर्ड क्लासेस की जो है अभी ही 2018 में फाइनल इसको किया गया है। पहले एक्ट आया था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह 2018 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है तो भी किया जा सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी कर लोगे। जैसे अभी सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग में 50% +1 के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो आए हैं वोट भी कर रहे हैं उनके लिए। जैसे अगर हमें कोई नई स्टेट बनानी है, कभी नई स्टेट का नाम चेंज करना है, एबॉलिश करना है, सिटीजनशिप हटानी है, कोरम में चेंज, याद है कोरम? कोरम में कोई चेंज करना है, तो उस टाइप में पार्लियामेंट में हम क्या कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास करवा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी यहाँ पे की जाती है अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, या मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, जजेस को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीएजी को, इन सब के लिए। पर कई बार ऐसी चीजें होती है, ऐसा कोई टॉपिक होता है जो कि फेडरल इन
नेचर होता है, फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो उस केस में हम स्पेशल मेजोरिटी लगाएंगे पार्लियामेंट की, और स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन चाहिए होगी। अपनी अपनी असेंबली में स्टेट उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगी, और फिर जाकर के वो बिल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। बाकी यहाँ पर कमिटीज हैं कुछ पंचायत से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। बैक्स टीजी, मैंने बहुत सी ट्रिक्स बताई हैं। बैक्स टीजी बताया है, डीजे फैजल बताया है, ऐसे करते करते दो चार और चीजें बताई हैं। याद रखना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये है आपके आर्टिकल्स पूरे पंचायत से जुड़े हुए, और ये है कमिटीज। देखिए यहाँ पर कमिटीज कौन कौन सी है। पहली बलवंत राय मेहता, जिन्होंने 3 टियर को सजेस्ट किया था, यही पंचायती राज ये स्टार्ट किए थे। बलवंत राय मेहता एक्चुअली में एक एमपी का नाम था। फिर देखो, बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सजेस्ट किया, अशोक मेहता ने 2 टियर सजेस्ट किया। पता है लर्न कैसे करोगे, क्योंकि दोनों ही मेहता है, कई बार कंफ्यूजन भी हो सकती है स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए मैं एक तरीका बता देती हूँ आपको कि कैसे रन कर सकते हो। तो देखिए, बलवंत राय मेहता है ना 3 टियर का, और अशोक मेहता है 2 टियर। तो अशोक मेहता में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 2 वर्ड आ रहे हैं, तो अशोक मेहता क्या हो जाएगा, 2 टियर स्ट्रक्चर। बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो 3 टियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उनके नाम में आ रहे थे उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट कि आप इसको लर्न कर सकते हो, ऐसे एक लर्न करने का तरीका है। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था रियलिटी में, इट जस्ट लर्न करने का तरीका है। कर लोगे ना सब लोग लर्न, तो ये भी आप कर लीजिए। ऐसे ही जीवी के राव कमेटी, थर्ड वाली कमेटी आई, जिन्होंने क्या बात करी 1985 में, कि हमें क्या करना है, पंचायती राज को हमें ब्यूरोक्रेसी हटाना होगा, अदरवाइज ग्रास विदाउट रूट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ग्रास विदाउट रूट्स किसमें कहा गया था। ऐसे ही एल एम सिंघवी है, एल एम सिंघवी, थंगन, गडगिल। गडगिल के बाद फाइनली जो है इंक्लूजन करवा दिया गया था। गडगिल कमेटी जो है यहाँ पर, वो फाइनल जो है कमेटी बनती है, और इसके बाद इंक्लूड करवा दिया जाता है। ठीक है भाई, अब आती हैं हमारी कुछ रिट्स, फटाफट से हम रिट्स को देख लेते हैं। ठीक है, रिट्स यहाँ पर क्या है, रिट्स एक तरीके से ऑर्डर होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देते हैं किसी भी पर्सन को काम करने के लिए। अगर कभी भी किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट यहाँ पर छीन लिया गया है, वायलेट हुआ है, तो रिट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। इंग्लिश लॉ से हमने ये कॉपी करी है, जहाँ पे इनको प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो रिट्स जो है हमारे पास 5 टाइप की होती हैं, ये आप देख सकते हो। हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्सरारी, quo warranto। और ये पांचों रिट्स जो है यहाँ पर इनका मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को अगर इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, तो उसके घर वाले, उसका लॉयर ये रिट लगा करके उस पर्सन को छुड़वा सकते हैं। तो हेबिस कॉर्पस का मतलब टू प्रोड्यूस अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। ऐसी मैंडेमस कमांड करना, किस चीज की, अगर कोई पर्सन को आपने जेल से बाहर निकलवाना, मतलब आपने उसको काम करवाने के लिए बोलना है, ठीक है, प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के अगेंस्ट लगा सकते हो। अगर वो पर्सन जिस चीज की सैलरी ले रहा है वो काम करके नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ये पर्सन को उसके काम करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी थर्ड एंड फोर्थ रिट है, वो देखेंगे, प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, रोकना। सर्शरारी का मतलब होता है सर्टिफाई करना। तो यहाँ पर आप प्रिवेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप सर्टिफाई कर रहे हो। प्रिवेंशन किससे कर रहे हो, जो बड़ा कोर्ट है वो अपने से छोटे कोर्ट को रोक रहा है, क्योंकि भाई आपने वो काम नहीं कर। और सर्शरारी में काम हो गया है, तब आप ठीक कर रहे हो। एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने घर में बड़े भाई बहन, ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप अपने बड़े या भाई हो आप या बहन हो, तो आप अपने से छोटे भाई आपके जो बहन है, उनको आप गलत काम करने से रोकोगे। या तो ये करोगे कि साथ में मिल जाओगे उनके, या आपका फर्ज क्या बनता है कि उनको रोको, है ना भाई। तो आपने क्या किया, आपने अपने छोटे भाई बहन को रोका, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोहिबिशन। वही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को स्टॉप कर रहा है, या फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को स्टॉप कर रहा है कि भाई तुम्हारे दायरे में ये चीज नहीं आती, ज्यादा शाणे मत बोलो, वापस आ जाओ, ऐसा वाली चीज। और सरसरानी में क्या होता है कि अब तो काम हो गया, कांड जो होना था हो गया, तो अब क्या होगा, आपके छोटे भाई बहन ने कांड कर दिया, अब बड़े भाई बहन होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है कि भाई उस कांड को ठीक करो। वही है यहाँ पर भी। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने गलत फैसला, सॉरी, हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया है,
तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? सर्जर की हो जाएगी। समझ रहे हो सब लोग? तो ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। लास्ट आती है कोवरंटो। कोवरंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से? तो ये कौन से अधिकार से है? आपने कोई भी किस अधिकार से आपने उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, आपने किस अधिकार से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा है, वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका आता है को वारंटो के अंदर। ठीक है, याद हो जाएगा सबको यहाँ तक? ये रिट्स आर्टिकल सब में जो है ये इंट्रोड्यूस कराई जाती है, इससे पूछा जाता है। बाकी आपकी ये आप लिस्ट रीड कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। इनको मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है। ठीक है, इन सबको आप लोग ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा लर्न करना है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन आर्टिकल क्या है? 324, 323 से 329 तक, 315 से, सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लो। ये 324 से 329 है, ये 315 से 323 तक है, ये भी सेम है। फाइनेंस कमीशन 280, जीएसटी भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, इनके आर्टिकल्स मैंने बता दिए। ये 350 बी में है। सीएजी आपको बता दिया 148, ये 76 और ये 165। और ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने इनको वन बाय वन पढ़ा। इसमें याद रखिएगा एनडीएमए किसके अंडर आती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर। एनडीएमए एक अलग अथॉरिटी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर काउंट की जाती है। ठीक है भाई, ध्यान हो जाएगा ना सबको ये? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट करी, पहले हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करा, यूपीएससी को भी हमने देखा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, यूपीएससी की भी सेम एज होती है 6 और 65। ये भी रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर अप किया, यूपीएससी का पूरा कवर अप किया। स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कौन आ जाते हैं? गवर्नर आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नर भी यहाँ पर, मतलब गवर्नर सारा काम देखते हैं, बस रिमूवल कौन करते हैं? रिमूवल करने की जिम्मेदारी जो है वो अलग से किसकी दी गई है? रिमूवल करने की अलग से जिम्मेदारी सिर्फ रिमूवल की प्रेसिडेंट की है इसके अंदर। ठीक है, फाइनेंस कमीशन हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ये आप देख लीजिए। आपको सारी फाइनेंस कमीशन लर्न नहीं करनी है, जो मैंने बताई है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो अभी चल रही है उनको लर्न कीजिएगा। इनकी कब अपॉइंट हुए, कब सबमिट किया, इनकी रिपोर्ट, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सो आई वोंट से कि इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के तहत बनाई गई है। अब तो जीएसटी के लिए रिड्रेसल काउंसिल भी बनाई जा रही है, तो जीएसटी काउंसिल आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर। ये सब काउंसिल के हेड हैं यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रॉपरली इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है भाई, बाकी फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये मैंने बताया, शेड्यूल कास्ट के लिए पूरी चीजें यहाँ पर ये चेक करते हैं। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये बनाई गई है। और फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, इनको आपको सबको लर्न एग्जैक्टली जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आपको लर्न करते चलना है। फिर आती है स्पेशल ऑफिसर, ये भी हमने कर लिया। सीएजी ये भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ा रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लो, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ अभी पूरी इस 6 आवर्स की वीडियो में, पूरा मैं डिटेल में यहाँ पे समझा चुकी हूँ। बस आप लोग क्या कीजिए, इस पूरे को एक बार वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लो, सो दैट आपको भी पता रहे कि अच्छा हाँ हमने ये पूरा कर लिया है, हमें पूरा ये आता है। तो आप इसमें आराम से इस चीज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अटॉर्नी जनरल, इनको भी हम लोगों ने पूरा कवर अप कर लिया है, कहाँ रेजिग्नेशन देंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें भी कवर अप कर चुके हैं। फिर एडवोकेट जनरल, वो स्टेट के हेड होते हैं, ये भी मैंने कवर अप कराया, कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो पूरा आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो ये भी आप लोगों को पूरा पूरा ऐसे ही लर्न करना है, वन बाय वन इसी तरीके से आप करते जाइएगा। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने स्टार्ट कराई, नीति आयोग हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। नीति आयोग के चेयरपर्सन गवर्निंग काउंसिल रहती है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग हैं वो शामिल होंगे। रीजनल काउंसिल स्पेशल इनवाइटीज आते हैं यहाँ पर। इवन यहाँ पर कई बार जो है
कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है। यहाँ पे देखो सब लोग मेरे साथ, फुल टाइम भी लोग होते हैं, बाकी यहाँ पर पार्ट टाइम, यहाँ पर कई बार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी आते हैं। जैसे अभी की मैं बात करूँ तो अमित शाह जो हमारे ये होम मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी हैं इसमें, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो सब इसमें इन्वॉल्व है आज भी। ठीक है, इस तरीके से है। फिर एनएचआरसी मैंने आपको कंप्लीट कराया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एनएचआरसी के बारे में आप रीड कर लीजिए। एसएचआरसी मैंने आपको कराया। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा यहाँ पर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सीवीसी पढ़ लीजिएगा। सीवीसी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये विजिलेंस कमीशन जो है संथानम कमेटी के कहने पे बनाई गई थी, और इसके बाद फिर लोकपाल लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, पहले ये थी, और उसके बाद फिर लोकपाल और लोकायुक्त का नया कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। फिर सीबीआई, ये मैंने बताया था। सीबीआई से क्या क्वेश्चन आते हैं, 1963 में बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थी, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में ट्रांसफर कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में यूपीएससी भी आती है और सीबीआई दोनों आते हैं, और एसएससी बॉडी है ना, वो भी इन्हीं के अंडर आती है। और ये बॉडी किसके अंडर आती है, इसके तो कोई अलग से मिनिस्टर है ही नहीं। इसके मिनिस्टर कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। लर्न हो जाएगा सबको यहाँ तक, तो ये आपको यहाँ तक पूरा लर्न करना है। ठीक है भाई, लोकपाल लोकायुक्त ये भी मैंने आपको पूरा स्टडी करवा दिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपसे ये पूछे जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी से थोड़ा सा रीड कर लेंगे यहाँ पर। म्यूनिसिपैलिटी भारत की पहली म्यूनिसिपल कोऑपरेशन 1688 में बनाई गई थी। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, अलग अलग पर्सन आए थे जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी को ट्रेन करने के लिए अलग से पूरा काम किया था। फिर एक अलग से बॉडी लॉ कमीशन, थोड़ा सा पढ़ लीजिए लॉ कमीशन के बारे में। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टैट्यूटरी है, बहुत पहले से चलती आ रही, 1955 से, एमसी सेटलमेंट के टाइम पीरियड से। अब इस 22nd नंबर की चल रही है, इसी को एक्सटेंड भी कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये लॉ को पूरा रिव्यू करती है, जितने भी लॉ चल रहे हैं उनको रिव्यू कर। बाकी आप आज जानते हैं कि आज के टाइम पे वन नेशन वन इलेक्शन का काफी ज्यादा बोलबाला हो रहा है, कि भारत में एक ही नेशन पे एक ही इलेक्शन होनी चाहिए, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, आप सभी जानते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंडिया में। जिस डिस्ट्रिक्ट जजेस बनाए जाते हैं जिसके लिए सेपरेटली, वो मैंने आपको बताया कौन कौन यहाँ पे बनाते हैं अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे कुछ ये जो है वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जैसे कि नरेंद्र झा यहाँ पर एक बुक के ऑथर है, वो आप लिख सकते हैं। बाकी डीपीएसपी के आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिए थे 39 में क्या क्या लिखा हुआ है। हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट भारत में होते हैं। ठीक है, अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो राज्यसभा और लोकसभा की पावर जो है वो इक्वल आती है। ठीक है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। काउ स्लॉटर बैन है इंडिया बिहार में। अखलक उर रहमान किदवाई गवर्नर रहे हैं बिहार के 2 बार। और ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा भारत की बिहार की नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पहली बार रही हैं। पीसा एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये सब मैंने बताया आपको यहाँ पर। तो ये सब आप फैक्ट्स जो है वो पूरे पूरे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा, इस पूरे को आप एक बार स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी करवाया जा चुका है जैसा रिवीजन मॉड्यूल, ये वाला आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें रिवीजन के तौर पे ये सब फैक्ट्स जो हैं, कुछ छोटे 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 फैक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आप लोग यहाँ पे लर्न कर लो, देख लो, पढ़ लो, इनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लास्ट के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहाँ पे पंचायत सिस्टम नहीं है, बाकी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी ये चीज नहीं है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट स्टडी पूरी यहाँ पर आप लोगों का। पॉलिटी का जो है लक्ष्मीकांत से समरी आप देख सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने यहाँ पर पूरी प्रोवाइड की है। इसका हिंदी मीडियम ऑलरेडी मैं अपलोड करवा चुकी हूँ, और ऑलरेडी ज्ञान सर ने अपलोड कर दिया है। इंग्लिश मीडियम जो है इसका अब आपको मिल रहा है। पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कीजिएगा, आपके सामने पूरे यहाँ पर कंप्लीट नोट्स भी आपके सामने है, पूरा इसको आप लोगों ने पढ़ना है, कंप्लीट करना है। आपका एग्जाम जो भी आ रहा है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस पूरे एग्जाम में आपको ये सारी चीजें काम में आने वाली हैं, एक एक चीज काम में आएगी। तो इस पूरे की स्टडी कीजिए, सब कंप्लीट कीजिए।
आई होप आप लोगों को बहुत इंजॉय किया होगा पूरी वीडियो पढ़ते समय, पूरा लर्न करते समय आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा है। आई होप सब लोग यहाँ पर टाइम निकाल के पूरी वीडियोस को पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, यहाँ तक सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी वीडियो कंप्लीट करवाने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फ्री इनिशिएटिव के तहत लेके आते रहेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको जरूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।